जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को भी साथ ही साथ कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस डेली की रीडिंग की क्लास में, जहाँ पे हम द हिंदू के आर्टिकल को पिक करते हैं एंड हाउ वी कैन मेक आवर रीडिंग स्किल बेटर। किस तरीके से हमारी जो रीडिंग स्किल है उसको अच्छा कर सकते हैं एंड इस लेवल पे लेकर के जा सकते हैं जहाँ से अगर हम अलग अलग एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, जैसे कि CGL, CHSL, CPO, CDS जैसे एग्ज़ाम हो गए, बैंक के एग्ज़ाम बहुत सारे हो गए, अगर वहाँ पे आपको इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो किस तरीके से हम उस चीज़ को हैंडल करेंगे और कम टाइम के अंदर एक्यूरेसी के साथ में उसको सॉल्व कर पाएंगे, इस चीज़ के ऊपर काम करते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हो कि इंग्लिश जो रीडिंग होती है वो काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब वो रीड करते हैं तो उनको पहली बात तो वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता रहती और साथ ही साथ वर्ड की मीनिंग तो पता रहती है, लेकिन वो एक हॉलिस्टिक मीनिंग, अर्थ नहीं निकाल पाते उस पूरे के पूरे सेंटेंस का, या भाव पूरी तरीके से समझ नहीं पाते हैं। एंड बिल्कुल इंग्लिश में एक बात कही जाती है दैट वी शुड ऑलवेज ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उसके अंदर उसका क्या भाव है, उसका क्या हॉलिस्टिक मतलब है ना, पूरा का पूरा क्या ओवरव्यू है, वो हमें पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी इस क्लास का पर्पज़ यही होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप करके, वर्ड बाय वर्ड कनेक्ट करके, सेंटेंस बाय सेंटेंस कनेक्ट करके चीज़ों को समझते हुए अपनी रीडिंग के जो स्किल है उसको आप इम्प्रूव कर सको और साथ ही साथ कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में भी आपको जानकारी मिल सके। फ्रेंड्स, हम इस क्लास में क्या करते हैं, द हिंदू के आर्टिकल को पहले ही अपने जो टेलीग्राम चैनल उस पर सेंड कर देते हैं, वहाँ पे आप जा करके इसको एक बार पढ़ सकते हो खुद से, और जब आप इस क्लास को देखो तो उस टाइम पे अपनी अंडरस्टैंडिंग को मैच कर सकते हो, ताकि इससे आप खुद का एनालिसिस खुद से ही कर पाओ। ठीक है, तो ये एक अच्छा तरीका माना जाता है जिसके थ्रू आप अपनी रीडिंग को भी क्या कर सकते हो, डेली बेसिस पे इम्प्रूव कर सकते हो, है ना। बेसिक से लेकर के इसको एडवांस लेवल पर लेकर के जा सकते हो। तो चलिए आज के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। एंड फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू द मीटिंग हैपेंड रिसेंटली ऑफ G20। और कहाँ पे हुआ है मीटिंग? साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ। आपको पता होगा साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर एक देश है दैट इज़ साउथ अफ्रीका, साउथ में है इसीलिए उसका नाम भी है साउथ अफ्रीका। तो वहाँ पे इसकी मीटिंग हुई है, हर साल होती है ये मीटिंग। काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस माना जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि इस ग्रुपिंग के अंदर आपको बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ देखने को मिल जाएगी। मैं इकोनॉमीज टर्म क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो बेसिकली ग्रुपिंग है, यहाँ पे डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, है ना, टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करी जाती है ना, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, तो इसी सब चीज़ों के बारे में बात करी जाती है। और बेसिकली ये इसका नाम भी वहीं से निकल कर क्या, दैट इज G20, यानी G20 का मतलब क्या हुआ, ग्रुप ऑफ 20, है ना, यानी इसमें लगभग कितने देश हैं, 20 देश शामिल, और साथ ही साथ इसमें 19 कंट्रीज़ है, याद रखिएगा। दो ग्रुप्स हैं, दो ग्रुप्स कौन कौन से, तो EU, और साथ ही साथ जो इंडिया के प्रेसिडेंसी के टाइम पे एक और ऐड करा गया, दैट इज़ EU इज़ यूरोपियन यूनियन, और एक और है AU, दैट इज़ अफ्रीकन यूनियन। ये दो ग्रुपिंग्स भी, ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल हो जाती है। तो टोटल ये लगभग 19 और 2 ये अलग अलग ग्रुपिंग्स भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो इनका ये ग्रुप है एक तरीके से। थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं, ताकि हम जब आर्टिकल पढ़ें तो थोड़ा एक दिमाग में रहे कि हाँ इसका क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों इसके बारे में हमें जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं कि नो फॉर्मल स्ट्रक्चर, इसका पहली बात तो, और ये थोड़ा अलग है। ठीक है, ये आप जो चीज़ें पढ़ते हो वो पढ़ते ही हो कि G20 है क्या, किस तरीके से इसका सिग्निफिकेंस है, डेटा वगैरह पढ़ते हो, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा अलग जानेंगे। इसका कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, यानी होता है ना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, ग्रुप बनाया गया, उसका एक हेडक्वार्टर होता है, एक ऑफिस होता है, एक सेक्रेटरीट होता है, बट उसमें स्टाफ होते हैं ना, एक बेसिकली वहाँ पे काम करने वाले, मतलब एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइज्ड होती हैं चीज़ें, सब चीज़ें लिखी गई रहती है। बट इसका ऐसा कुछ नहीं है। G20 के पास पहली बात तो कोई हेडक्वार्टर्स नहीं है, ना स्टाफ है, ना कोई लीगल अथॉरिटी है, बट स्टिल शिप्स ग्लोबल इकोनॉमीज पॉलिसी। लेकिन दुनिया भर के अंदर जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं आर्थिक व्यवस्था से रिलेटेड, उसको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, अपनी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट को उसमें दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो इट स्टार्टेड एज अ मीटिंग ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, यानी फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। बड़ी बड़ी जो देश हैं, बड़ी इकोनॉमीज़ जो हैं, उनके फाइनेंस मिनिस्टर एक साथ आए और उन्होंने मीटिंग करी, तो वहीं से इसका ओरिजिन हुआ। एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, और साथ ही साथ जो बड़े बड़े देश हैं उनके जो सेंट्रल बैंक्स हैं, इंडिया के टर्म में अगर हम बात करें RBI, बट जब ये बना था तो उस टाइम पे इंडिया वॉज नॉट द फाउंडिंग मेंबर। ये बना था, अभी हम जान जाएंगे। ठीक है, शिफ्ट इन 2008, ये यहीं से शुरू हुआ था। द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, पता होगा आपको कि 2008 के अंदर दुनिया भर में क्या हुआ था, दुनिया भर में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, यानी बेसिकली US के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। एंड US चूँकि बहुत बड़ी इकॉनमी है, उसका
उसके बैंक से दुनिया भर में पैसे लिए जाते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन बिजनेसेस वहाँ से पैसा लेते हैं। तो वहाँ पे क्राइसिस देखने को मिला था जिससे पूरी की पूरी दुनिया की इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुई थी। तो कहीं ना कहीं उसी चीज़ से डील करने के लिए G20 नाम के ग्रुपिंग को बनाया गया था, ताकि इस तरीके से सिचुएशन अगर फ्यूचर में आती है तो वहाँ पे म्यूचुअल शेयर्ड ओपिनियंस के साथ में कोऑर्डिनेशन के साथ उन चीज़ों को मैनेज कर सके। तो शिफ्ट कैसे आया, तो द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एलिवेटेड टू अ लीडर समिट, यानी उसकी वजह से क्या हो गया, अब ये समिट फाइनेंस मिनिस्टर से कहाँ पे पहुँच गया, ये सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की मीटिंग से ये लीडर्स की समिट तक आ गया। यानी उस टाइम पे ये पता चल गया कि हाँ ये इस ग्रुपिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंस है और यहाँ पे लीडर्स का डिस्कशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉप लीडर्स है ना, दुनिया के जो देशों के जो टॉप लीडर्स होते हैं, हेड होते हैं, उनकी मीटिंग इसमें होती है। इंक्रीजिंग इन पावर, जिससे इसको बहुत ज़्यादा ताकत मिल गई। रूल ऑफ शेरपास पता होगा आपको, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में या फिर नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में, बेसिकली माउंटेन के कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज़ किया जाता है। शेरपा कौन होता है, तो जो बेसिकली अगर आप माउंटेनियस रीजन में रहते हो तो कनेक्ट कर पाओगे, बट अगर मैं बता दूं कि अगर आप पहाड़ पे चढ़ना चाहते हो ना, माउंटेन्स पे चढ़ना चाहते हो, तो आपको एक गाइड मिलता है जो आपको लेकर के जाता है, कि उसको बहुत चीज़ों का नॉलेज रहता है। तो शेरपास वही होते हैं जो गाइड होते हैं ना, गाइड को हम एक तरीके से कह सकते हैं, है ना, दैट दे आर कॉल्ड शेरपास। तो वहीं से ये वर्ड भी लिया गया है। कहीं ना कहीं जो इनकी मीटिंग होती है शेरपास की, वो इस जो लीडर्स की मीटिंग होती है उसका एक बेस तैयार करती है। मोस्ट नेगोशिएशंस आर डन बाय शेरपास, इन्हीं के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे वो शेरपा, यहाँ पे ऑफिशियल्स होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं अलग अलग देशों के, वो लोग होते हैं, ठीक है। शेरपा टर्म सिर्फ वहाँ से लिया गया है। तो जो बहुत सारी जो नेगोशिएशंस या बातचीत होती हैं वो इन्हीं के द्वारा ली जाती हैं। वो ड्राफ्ट वही शेरपास है जो तैयार करता है डिक्लेरेशन को, यानी जो भी स्टेटमेंट डिक्लेयर किया जाता है, ऑफिशियल स्टेटमेंट डिक्लेयर होता है, तो उसको शेरपास ही तैयार करते हैं कि किन चीज़ों के ऊपर हमें काम करनी है और ये किन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करना है बिफोर द समिट, और ये समिट के पहले होता है। कंसेंसस रूल, यहाँ पे आपको कंसेंसस रूल देखने को मिलेगा। कंसेंसस रूल का मतलब क्या होता है कि सबकी सहमति हर एक पॉइंट पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसा देखने को मिलता है, हर एक लाइन जो होती है इसमें लिखी गई है ना, जितनी भी लाइंस लिखी गई हैं उसके लिए यूनानिमस अप्रूवल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक का अग्रीमेंट होना चाहिए हर एक लाइन के ऊपर। सो इवन वन नेशन, कि अगर ऐसा हो कि अगर कोई भी एक देश है उसको कोई प्रॉब्लम है किसी पॉइंट पे, तो वो ब्लॉक कर सकता है या चेंज कर सकता है डिसीजन को, उससे पूरा का पूरा डिसीजन चेंज हो सकता है। तो सबकी सहमति यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, क्योंकि हर एक लाइन पे यूनानिमस अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ अगर हम इसका डिप्लोमेटिक अरेना देखें, फील्ड में देखें, तो क्या इन्फ्लुएंस है, तो ये इकोनॉमिक्स को बियॉन्ड जाता है। किस तरीके से, तो ये काम करता है एक डेलिकेट स्पेस के तौर पे, काफ़ी डेलिकेट मतलब नाजुक स्पेस के तौर पे, एरिया के तौर पे, फॉर मैनेजिंग बिग पावर रिलेशन, यानी जो बड़े बड़े देश हैं उनके जो रिलेशंस हैं ना, उनके लिए भी एक स्पेस का काम करता है, जिस तरीके की वो अपनी रिलेशंस को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो कि थोड़ा सा अलग है वो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें थोड़ा सा पता रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो आप पढ़ते ही रहते हो। चलिए आज की वोकैबुलरी को देख लेते हैं। दैट इज़ फर्स्ट वर्ड बैकऑट। बैकऑट का मतलब क्या होता है, रिफ्यूज़ल टू पार्टिसिपेट एज अ प्रोटेस्ट। जब आप किसी चीज़ में, किसी मीटिंग में या किसी सबमिट में अगर आप प्रोटेस्ट के तौर पे पार्टिसिपेट करने से मना करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बाइकॉट करना, ठीक है। एब्सटेन, शन, अवॉइड, शन वर्ड याद रखिएगा, ठीक है, अवॉइड करना होता है, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ हुए हैं। बाइकॉट वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड इज़ इन्वोक, टू रेफर टू और कॉल अपॉन, नहीं किसी चीज़ का आह्वान करना है ना। एंड अगर आप किसी रूल को इन्वोक कर रहे हो, दैट मीन्स आप उस रूल का हवाला देते हुए कोई भी आप अपना कदम ले रहे हो, स्टेप ले रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, इन्वोक। साइट या अपील टू। नेक्सस क्या होता है, नेक्सस होता है एक चेन होती है, ये किस तरीके की चेन, तो कनेक्शन और लिंकिंग रिलेशनशिप, है ना, एक ऐसा रिलेशनशिप, एक ऐसा रिश्ता या कनेक्शन जो कि जोड़ने का काम करता है, दैट इज़ कॉल्ड नेक्सस। से छुपा हुआ होता है ये, लिंक, नेटवर्क, इंटर कनेक्शन भी आप इसको कह सकते हैं, ओपन में नहीं होता है ना, इसलिए ये वर्ड थोड़ा सा नेगेटिव भी माना जाता है। वॉल्यूबली, ये वॉल्यूबल वर्ड से बना है, याद रखिएगा। वॉल्यूबल वर्ड का मतलब क्या होता है, फ्लुएंट, है ना, खुले तौर पे, इन अ टॉकेटिव और फ्लुएंट मैनर, दैट इज़ कॉल्ड वॉल्यूबल, है ना, यानी एक ऐसे तरीके से जो कि टॉकेटिव हो, बोलने वाले तरीके से, और साथ ही साथ फ्लुएंट भी हो, यानी कोई भी रोक टोक ना हो, दैट इज़ कॉल्ड वॉल्यूबल या वॉल्यूबली, इलोक्वेंटली या फ्लोविंगली, मतलब कोई रोक टोक नहीं है, आप खुल करके बोल रहे हो, दैट इज़ वॉल्यूबली। बॉल्स्टर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, किसी चीज़ को मजबूत करना या सपोर्ट करना, दैट इज़ कॉल्ड बॉल्स्टर, हाँ, उसको सहारा देना। रीइंफोर्स करना, फोर्टिफाई करना, सस्टेन करना। आयरनी क्या होती है, आयरनी का मतलब होता है विरोधाभास और सिचुएशन अपोजिट टू व्हाट इज एक्सपेक्टेड, यानी किसी चीज़ को करने के लिए आपने कोई स्टेप लिया
बट जैसा आपने उम्मीद करी थी ठीक उसके अपोजिट हुआ है, यानी जो आप करना नहीं चाह रहे थे और उसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपने कोई स्टेप लिया, बट ठीक वही हो गया जो आप करना नहीं चाह रहे थे, उसी को अवॉइड करने के लिए आपने दूसरा स्टेप लिया था। तो दैट इज़ कॉल्ड आयरनी, यानी विडम्बना, विरोधाभास, पैराडॉक्स, इनकॉन्ग्रुइटी या फिर कॉन्ट्रडिक्शन। बहुत अच्छा वर्ड है ये। अपार्थाइड क्या होता है? रैशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये वर्ड अफ्रीकन टर्म में ज़्यादा यूज़ होता है ना। रैशियल सेग्रीगेशन सिस्टम इन साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका के अंदर जो रैशियल सेग्रीगेशन था, रैशियल का मतलब वो कलर को लेकर के, जाति को लेकर के, है ना, बॉडी के कलर को लेकर के जब सेग्रीगेशन या डिस्क्रिमिनेशन की जो एक प्रोसेस होता है, जो प्रथा होती है बेसिकली, दैट इज़ कॉल्ड अपार्थाइड, है ना। ये काफ़ी पॉपुलर था एक टाइम पे साउथ अफ्रीका के अंदर। रेशियल सेपरेशन या डिस्क्रिमिनेशन भी आप इसको कह सकते हो। चलिए हम अपने आर्टिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं दैट आज का आर्टिकल बहुत आसान है पढ़ने में, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, तो हैव पेशेंस बना करके रखिएगा एंड ट्राई टू लर्न, है ना। हम आपसे लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, तो आप उसका हमें आंसर भी करिएगा ज़रूर, है ना, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ठीक है, ताकि थोड़ी एंगेजमेंट जब होती है तो हाँ हमें भी पता चल रहा होता है कि हाँ हमारी ये क्लासेस आपके लिए बेनिफिशियल हैं। एंड अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, बिकॉज फीडबैक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट अगर हम मिस्टेक कर रहे हैं कहीं पे या फिर व्हाट कैन बी द इम्प्रूवमेंट एरियाज, ठीक है, अपने साइड से हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये क्लास आपके लिए पूरी बेनिफिशियल हो, बट हाँ देयर कैन बी द इम्प्रूवमेंट एरियाज एज वेल, तो आप हमें बता सकते हैं। आर्टिकल का टाइटल इज़ मिसिंग इबुंचू। इबुंचू ये एक अफ्रीकन वर्ड है, याद रखिएगा ना, ये अफ्रीका में ही ज़्यादातर यूज़ होता है। ये देखिए हर देश के क्या होते हैं, कुछ टर्म्स होती हैं ना, कुछ वर्ड्स होते हैं, वैसे ही अफ्रीका के अंदर भी ये क्या एक आइडियोलॉजी है ना, एक फ़िलॉसफी है, एक तरीके से आप कह सकते हो। और ये फ़िलॉसफी क्या किस चीज़ के बारे में बात करती है, तो ये बेसिकली ह्यूमैनिटी, इसका मतलब सिंपल सा होता है ह्यूमैनिटी होता है इसका मतलब। ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होता है? मानवता। जब आप किसी काम को करने के लिए मिलजुल करके आगे आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमैनिटी, है ना, मानवता जिसको हम कहते हैं। तो जब आप किसी चीज़ की जिम्मेदारी कलेक्टिव तरीके से लेते हैं, दैट दिस होल अर्थ इज आवर फैमिली एंड वट एवर प्रॉब्लम वी आर फेसिंग वी ऑल नीड टू वर्क अपॉन दैट, है ना, मिल करके हमें उस चीज़ को सॉल्व करना चाहिए। तो दैट वर्ड इन अफ्रीका इट इज़ कॉल्ड दैट इट इज़ अ फिलॉसफी बेसिकली, दैट इज़ इबुंचू। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखिएगा, इंटरेस्टिंग भी है। द यूएस बायकॉट ऑफ मिसिंग है, देखिए थोड़ा टाइटल को आपको एक्सप्लेन कर दूँ। मिसिंग है ये जो ह्यूमैनिटी की बात करी गई है अभी इस आर्टिकल में, G20 के समिट के डिक्लेरेशन में, वो कहीं ना कहीं मिसिंग दिखाई दे रहा है। किस तरीके से और क्या है वो अभी पता चल जाएगा। यूएस बायकॉट ऑफ G20 समिट, यानी यूएस के द्वारा जो बायकॉट हुआ है, रिफ्यूज़ल या प्रोटेस्ट के तौर पे जो रिफ्यूज़ करने का जो काम हुआ है यूएस के द्वारा, और ये किसका रिफ्यूज़ल किया इन्होंने? G20 के समिट का। G20 के अंदर जो G20 की जो समिट हुई है, समिट क्या होती है? तो किसी भी मीटिंग की जो टॉप कॉन्फ्रेंस होती है, शिखर वार्ता, है ना। शिखर वार्ता मतलब कि जब बड़े बड़े लीडर्स, किसी भी देश के बड़े बड़े लीडर्स, मतलब जो जिस पर्पस से उस ऑर्गेनाइजेशन को या उस ग्रुप को बनाया गया है, उसमें जो जिसका सबसे बड़ा से है, अगर उनकी मीटिंग होती है तो दैट इज़ कॉल्ड समिट, है ना। शिखर भी कहते हैं हम इसको, ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट। तो जो यूएस के द्वारा बायकॉट किया गया समिट का G20 के, और ये कहाँ पे समिट हुआ है? जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग आपने हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा पढ़ा होगा, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी। वॉज इम्पॉलिटिक, ये क्या था इनका जो ये बायकॉट था, वो काफ़ी इम्पॉलिटिक था। इम्पॉलिटिक का मतलब अनवाइज था, है ना, बेतुका था, है ना। ऐसा करके उन्होंने कोई बड़ी जीत नहीं हासिल कर ली, डिप्लोमेटिकली थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट था, अनुचित था, है ना। मतलब पॉलिटिक्स में ये सब नहीं करना चाहिए। द G20 या जियो पॉलिटिक्स में बेसिकली द G20 लीडर्स समिट। चलिए आगे देखते हैं। द G20 की जो लीडर्स की समिट हुई, देखिए G20 में अलग अलग मीटिंग्स होती है ना, फाइनेंस मिनिस्टर्स मिलते हैं, है ना, साथ ही साथ जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं टॉप के, या साथ ही साथ जो बेसिकली हमारे यहाँ नीति आयोग भी है, एक टाइम पे जब हुआ था तो हमारे यहाँ नीति आयोग के जो CEO थे, है ना, अभी नाम मुझे नहीं याद आ रहा, अमिताभ कांत इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो शेरपास थे ना, वो शेरपा थे उस टाइम पे। तो वही अब तो अलग अलग लोगों की मीटिंग होती है, बट ये मेन मीटिंग होती है जहाँ पे चीज़ें पहले से ही तैयार हो गई रहती है, बस यहाँ पे आकर के थोड़ा सा एक होता है ना कि दिखा दिया हमने कि हाँ हम लोग मिल चुके हैं, एंड उसको डिक्लेयर कर देते हैं जो भी उन्होंने तैयार किया रहता है। G20 की जो लीडर्स की समिट रही है कहाँ पे? जोहान्सबर्ग के अंदर। द फर्स्ट एवर, ये मीटिंग कैसी है? समिट कैसी है? सबसे पहली है ना, अपने आप में पहली है, हेल्ड जो कि हुई है कहाँ पे? इन अफ्रीकन कंट्री, यानी एक अफ्रीका कंट्री के अंदर, यानी अफ्रीकन कंट्री के अंदर ये पहली बार ऐसा हमें देखने को मिला है। वॉज यूनिक, तो ये जो समिट थी वो अपने आप में एक्सेप्शनल थी, यूनिक थी। इन मेनी पॉजिटिव, यानी कई पॉजिटिव तरीक़ों से, एंड सम नॉन सो पॉजिटिव, और कई सारे
उतने पॉजिटिव ना, मतलब सकारात्मक भी थी और उतनी ज़्यादा सकारात्मक भी नहीं थी, यानी कुछ नेगेटिव्स भी इसमें निकल करके सामने आई। द समिट हैज़ एन एडेड वॉइस, जो ये समिट था इसके पास था एक जुड़ा हुआ आवाज़, एक जुड़ी हुई आवाज़ थी इसके अंदर। एज क्योंकि द अफ्रीकन यूनियन, जैसा कि जो अफ्रीकन यूनियन है वॉज मेड अ मेंबर, इसको क्या कर लिया गया था, एक मेंबर बना लिया गया था, वॉज मेड है ना, मेंबर बना लिया गया था, सदस्य बना लिया गया था ड्यूरिंग इंडिया जी प्रेसिडेंसी। और ये कब हुआ था, तो ड्यूरिंग के दौरान हुआ था, इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान। और ये कब हुआ था G20, इंडिया को प्रेसिडेंसी कब मिली थी, 2023 के अंदर, जब इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी ली थी। हमारे यहाँ जब मीटिंग्स हुई थी इसकी, है ना, जो आज के टाइम पे साउथ अफ्रीका में हो रही है, तो इस टाइम पे हमने अफ्रीकन यूनियन को भी इसका पार्ट बना लिया था। तभी तो ये G20 है ना, G20 जो हमने बात करी शुरुआत में कि 20 देश कौन थे इसमें, तो 19 देश थे और एक और यूरोपियन यूनियन था, बट अब इसमें अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो गया, तो टोटल इतने हो गए। ठीक है, अब यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन में बहुत सारे और भी कंट्रीज शामिल है, आप देख लीजिएगा उस चीज़ को। एज अ रिजल्ट, यानी परिणाम के तौर पे, द डेलिबरेशन का मतलब क्या होता है, गहन डिस्कशन, बहुत ज़्यादा थॉटफुल डिस्कशन, दैट इज कॉल्ड डेलिबरेशन। जो डेलिबरेशंस थे एंड साथ ही साथ जो डिक्लेरेशन भी था, डिक्लेरेशन का मतलब ऑफिशियल स्टेटमेंट जो डिक्लेयर किया जाता है मीटिंग के बाद। सीम्ड, ऐसा लगा, क्या लगा, वो इम्ब्यूड था, जो कि इंस्पायर्ड था किसके द्वारा, बाय द स्पिरिट, उस स्पिरिट के द्वारा, उस जोश के द्वारा, जो कि है ग्लोबल साउथ का। ग्लोबल साउथ क्या है, तो दुनिया के अंदर जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी जो ग्रुप है, उनका जो एक कलेक्टिव ग्रुप है, दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबल साउथ, है ना। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, ये बस एक टर्म है जो कि दुनिया भर में जितनी भी दुनिया भर में जितनी भी डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनका जो ग्रुप है, तो उसको हम ग्लोबल साउथ करके डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी प्रतीत हुआ एज, जैसा कि दे लिस्टेड, इन्होंने लिस्ट किया द मल्टीपल चैलेंज को, यानी इन्होंने दिखाया कि इस चीज़ को कई सारे, है ना, बहुआयामी चैलेंजेस को, चुनौतियों को द वर्ल्ड फेस, जो कि अभी के टाइम पे दुनिया फेस करती है, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है कॉन्फ्लिक्ट्स, कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब वॉर्स वगैरह की बात करें, लड़ाई झगड़े, डीपनिंग इनइक्वालिटी, और क्या क्या शामिल है, तो गहराता हुआ इनइक्वालिटी, यानी जो अभी असमानता है वो अभी ज़्यादा गहराता जा रहा है, एंड इंक्रीजिंग इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, और क्या शामिल है इसके अंदर, बढ़ती हुई इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, यानी आर्थिक अनिश्चितता, यानी इकोनॉमिक टर्म में क्या कहाँ पे कैसे हो सकता है ना, जो एक बैलेंस है पूरी दुनिया का, ग्लोबल ऑर्डर है इकोनॉमिक टर्म में, वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है। इन पर्टिकुलर खास तौर पे अगर हम बात करें, है ना, एग्जांपल अब थोड़ा सा बताएगा, द नेशंस गैदर्ड कॉल्ड, ये जो देश इकट्ठा हुए थे, गैदर्ड का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना, यहाँ पे याद रखिएगा ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है ना, वही नेशन जो कि इकट्ठा हुए थे। कॉल फॉर का मतलब डिमांड करना, डिमांड किया उन्होंने जस्ट, कॉम्प्रिहेंसिव एंड लास्टिंग पीस का। उन्होंने क्या डिमांड करा, एक जस्ट यानी बहुत अच्छा या सही, कॉम्प्रिहेंसिव यानी डिटेल्ड, एंड साथ ही साथ लास्टिंग पीस का, यानी लंबे टाइम तक चलने वाले पीस का की डिमांड रखी यहाँ पे जो इकट्ठा हुए थे देश इन सूडान। और ये पीस कहाँ पे आना चाहिए, सूडान के अंदर आना चाहिए। पता होगा आपको, सूडान में साउथ सूडान के जो थोड़ा सा ऊपर है सूडान, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, वहाँ की जो पैरामिलिट्री है और जो मेन मिलिट्री है उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा जेनोसाइड वगैरह भी देखने को मिला है। जेनोसाइड का मतलब क्या होता है कि आम पब्लिक की डेथ हो रही है ना, लालच के मतलब सत्ता के लालच में ये सब सारी चीज़ें चल रही है। तो वहाँ पे शांति की बात करी। और कहाँ पे बात करी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये भी एक अफ्रीकन कंट्री है, तो यहाँ पे भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है, तो वहाँ पे भी पीस के बारे में बात करी। एंड साथ ही साथ जो ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी है, यानी हथिया लिया गया जो पैलेस्टीन की जो टेरिटरी है, एंड यूक्रेन है ना, तो इन सब यहाँ पीस की बात, मतलब ये चार ऐसे अभी जगह हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेजर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इन्वोकिंग द यूएन चार्टर, इन्वोक का मतलब क्या होता है, हवाला देते हुए किस चीज़ का, यूएन के द्वारा जो एक चार्टर बनाया गया है जो पीस के बारे में बात करता है, लास्टिंग पीस के बारे में बात करता है, तो उसका हवाला देते हुए इस चीज़ को उन्होंने क्या किया, हाईलाइट किया, इस चीज़ के बारे में बात करी थी। अब थोड़ा इंडिया के बारे में बात करेगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हम G20 में इंडिया भी एक मेंबर है, तो हमारे यहाँ के भी जो सबसे टॉप मोस्ट लीडर हैं दैट इज़ हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो वो भी यहाँ पे मीटिंग अटेंड करने के लिए गए थे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक एट ऑल 3 सेशंस, यानी वो तीनों सेशंस पर उन्होंने क्या किया, बातचीत करी, स्पोक एट ऑल 3 सेशंस, जो कि ये सेशंस किसके हैं, G20 के, यानी 3 सेशंस हुए, तो वहाँ हर जगह पे वो बोले, सजेस्टिंग यानी दर्शाते हुए या बताते हुए किस चीज़ को, 6 इनिशिएटिव्स को, 6 कदमों को, दैट इंडिया को लीड, जिसको जो इंडिया है वो लीड कर सकता है, उसकी अगुवाई कर सकता है, आगे रह सकता है। और ये किस वजह से, इन ऑर्डर टू, इस वजह से ताकि एड्रेस कर सके, सॉल्यूशन दे सके, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन दे सके, सम ऑफ दोज इश्यूज़ का, यानी इनमें से कुछ इश्यूज़ हैं
उनमें से कुछ इश्यूज़ का, मतलब जो सारे के सारे इश्यूज़ हैं उनमें से कुछ इश्यूज़ का ये क्या कर सके, सोल्यूशन दे सके, वहाँ पे ये इंडिया लीडिंग पोजीशन पे हो सके। तो इस चीज़ को हाईलाइट किया, सजेस्ट किया। अब ये कौन से इश्यूज़ हैं पर्टिकुलरली, मुख्य रूप से ऑन द नीड, उस ज़रूरत को लेकर के जो कि है रिकन्सिडर करने का, फिर से सोच विचार करने का, उन पैरामीटर्स के बारे में। पैरामीटर्स क्या होते हैं, तो मापदंड जो कि है ग्लोबल डेवलपमेंट का, यानी दुनिया की जो डेवलपमेंट का जो रास्ता है उसके क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, उसको फिर से सोचने के ऊपर उन्होंने बेसिकली दबाव दिया या बेसिकली ज़रूरत दिखाई, फिर से सोच विचार करने की ज़रूरत बताई। दीज इनिशिएटिव्स, ये जो इनिशिएटिव्स है इंक्लूड उन्होंने शामिल किया। अब देखिए 6 इनिशिएटिव की बात करी थी ना, ये 6 इनिशिएटिव्स के बारे में बात करेगा, तो मीनिंग पे मत जाइएगा, है ना, वर्ड्स की मीनिंग पे मत जाइएगा, ये सिर्फ इनिशिएटिव्स है ना, इनका नाम है ये, थोड़ा थोड़ा समझ सकते हो आप, मीनिंग में बता दूंगा जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। ये जिसमें शामिल है ट्रेडिशनल नॉलेज रेपोजिटरी, यानी ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है, पारंपरिक जो नॉलेज का है ना, कि हर एक देश का एक होता है ना कि पारंपरिक नॉलेज चलता आ रहा होता है। जैसे हमारे यहाँ आप आयुर्वेद है ना, या स्पिरिचुअल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा फेमस है ना, मतलब काफ़ी माना जाता है हमारे यहाँ। तो उसको लेकर के एक रेपोजिटरी तैयार करी जाएगी। रेपोजिटरी यहाँ पे तो ऐसे नाम है, बट इसका मतलब याद रखिएगा, इसका मतलब होता है स्टोरेज, है ना, दैट इज़ कॉल्ड रेपोजिटरी। तो इसमें ये शामिल है G20 अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर इनिशिएटिव, G20 और अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर इनिशिएटिव भी शामिल है ना, वेयर जहाँ पे इसमें क्या होगा, इंडिया प्रपोज किया, प्रस्ताव रखा टू ट्रेन की, वो ट्रेन करेगा, ट्रेनिंग देगा 1 मिलियन पीपल को, यानी 10 लाख लोगों को अक्रॉस अफ्रीका, यानी पूरी अफ्रीका के अंदर। तो स्किल के बारे में बात करी जाए। अ ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम, एक ग्लोबल हेल्थ केयर से रिलेटेड रिस्पॉन्स टीम बनाई जाएगी, ये भी इनिशिएटिव शामिल है जो कि जिसको इंडिया लीड करेगा। एन इनिशिएटिव ऑन काउंटरिंग द ड्रग टेरर नेक्सस, और एक ऐसा इनिशिएटिव जो कि काउंटर करने को लेकर के है, विरोध करने को लेकर के है ड्रग टेरर नेक्सस का। देखिए आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हर जो वर्ड है इसका पहला लेटर क्या है, कैपिटल है ना, तो ये नाम है यहाँ पे, ठीक है, इनिशिएटिव्स का नाम है ये, ठीक। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ कि यहाँ इसका एक इंटेंट ये हो सकता है, रीज़न या पर्पज़ ये हो सकता है। एंड और क्या होगा, एन ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप होगा, यानी एक ओपन डेटा सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप भी होगा खुला हुआ, जो कि सबके लिए अवेलेबल होगा टू शेयर, ताकि साझा कर सके, शेयर कर सके, बांट सके किसी चीज़ को, एग्रीकल्चर को, फिशिंग को, और साथ ही साथ डिजास्टर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को, यानी इनसे रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो एक दूसरे के साथ में साझा कर सके। एंड G20 क्रिटिकल मिनरल सर्कुलेटरी इनिशिएटिव्स, और एक और भी सब इनिशिएटिव है जो कि है G20 के क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के सर्कुलेटरी इनिशिएटिव का, यानी मतलब कि G20 के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं और उनके यहाँ पे अगर कोई क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स आर वेरी रेयर अर्थ मिनरल्स भी हम इनको कहते हैं, जो कि आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इन सब के बारे में, इनिशिएटिव्स के बारे में इंडिया ने कहा कि हम लीडिंग पोजीशन पे इस चीज़ में रह सकते हैं। द गवर्नमेंट असर्टेड, जो गवर्नमेंट हमारी सरकार है उन्होंने जोर डाल के दावा किया दैट की इट हैड अ रोल, इसका रहा है, क्या रहा है, एक रोल, एक अहम रोल रहा है ड्राफ्ट करने में, तैयार करने में, द डिक्लेरेशन को, यानी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट डिक्लेयर हुआ है उसको तैयार करने में हमारी गवर्नमेंट का भी रोल रहा है, ये हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है। बट वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड, लेकिन हमको निराश कर दिया गया है उस ब्रीफ कंडेमनेशन के द्वारा, एक छोटे से कंडेमनेशन के द्वारा। कंडेमनेशन का मतलब क्या होता है, पब्लिक क्रिटिसिज्म, जब किसी चीज़ को आप पब्लिकली क्रिटिसाइज करते हो दैट इज कॉल्ड पब्लिक क्रिटिसिज्म, है ना, क्रिटिसिज्म याद रखिएगा। तो जो कि है एक छोटे से क्रिटिसिज्म का, और एक क्रिटिसिज्म किसको लेकर के आया था, टेररिज्म को लेकर के आया था, आतंकवाद को लेकर के आया था। तो उस पर इस वजह से हमें थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट मिली है व्हेन कंपेयर टू, जब इसकी तुलना करी जाती है टू द 2023 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशंस का, यानी जब न्यू दिल्ली के अंदर जब ये मीटिंग हुई थी, और वहाँ देखिए डिक्लेरेशन वर्ड जो होता है जहाँ भी मीटिंग होती है उसके आगे डिक्लेरेशन, जो भी मुद्दा निकल करके सामने आता है, जो भी मीटिंग का आउटकम होता है उसको जहाँ पे हुआ रहता है उसको डिक्लेरेशन जोड़ करके बता दिया जाता है। तो इस चीज़ से कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो 2023 के अंदर न्यू दिल्ली का जो डिक्लेरेशन आया था तो उसे कंपेयर करें तो इस बार थोड़ा छोटा कंडेमनेशन रखा गया। उस टाइम पे इंडिया के अंदर मीटिंग थी तो काफ़ी बढ़ चढ़ करके टेररिज्म के खिलाफ मतलब बोला गया था, या उनके खिलाफ ही उसको कम करना चाहिए। बैड टेररिज्म, गुड टेररिज्म जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, टेररिज्म शुड बी टेररिज्म एंड ऑल। गिवन द दिल्ली ब्लास्ट, देखते हुए, गिवन का मतलब याद रखिएगा, है ना, गिवन का मतलब होता है देखते हुए किसी चीज़ को, दिल्ली के ब्लास्ट को और साथ ही साथ पहलगाम के अटैक को। तो इस चीज़ को देखते हुए अगर, क्योंकि अभी के 2023 में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था टेररिस्ट अटैक, बट अभी जो टेररिस्ट अटैक हुए इंडिया के अंदर, पहलगाम अटैक का तो प्रूफ भी है कि हाँ इसका क्लेम भी किया कि हाँ इसको टेररिस्ट के द्वारा किया गया। अभी दिल्ली ब्लास्ट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि क्या इसका भी कोई लिंक है टेररिज्म के साथ में या नहीं, है। तो ये भी हुआ। द लीडर्स प्रेजेंट
जो भी नेता यहाँ पे, जो भी नेता सामने प्रेजेंट थे, जो कि अवेलेबल थे, स्पोक, उन्होंने बात करी वॉल्यूबल, यानी खुल करके उन्होंने बोला, और किस चीज़ के बारे में, अबाउट द नीड, उस नीड के बारे में, उस ज़रूरत के बारे में जो कि है सपोर्ट करने के लिए। बॉल्स्टर का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना, सपोर्ट करने के लिए G20 के रोल पे, G20 का जो रोल है, और रोल किस चीज़ में है, मैनेज करने में है, संभालने में है ग्लोबल चैलेंजेस को, यानी G20 किस तरीके से दुनिया भर में जितनी बड़ी बड़ी चुनौतियाँ हैं उनको संभालने के लिए काम कर सकती है। तो इस चीज़ के ऊपर सबका कहना था, बट वर साइलेंट, लेकिन ये जो लीडर्स थे वो क्या थे, लेकिन चुप थे, वर साइलेंट, चुप थे, ऑन द एब्सेंस, उस एब्सेंस पे, ना मौजूदगी पे, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिग्नेटरी का, जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो डिग्नेटरी है। डिग्नेटरी का मतलब क्या होता है, VIP आप एक तरीके से कह सकते हैं ना, बहुत बड़ा इंसान या बहुत प्रोमिनेंट पर्सन, दैट इज़ कॉल्ड डिग्नेटरी। डिग्नेटरी कौन है, द US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इनकी बात कर रहा है। तो इन पे कुछ चुप थे ये। तो US के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप डिड नॉट जस्ट स्किप, उन्होंने ना केवल स्किप किया, ना केवल मिस किया, छोड़ा इस समिट को, बट लेकिन द US गवर्नमेंट ऑल्सो बायकॉटेड, US की जो सरकार है ना, उन्होंने बायकॉट भी किया, प्रोटेस्ट भी किया इसके खिलाफ, यानी इसको सेंडिंग, भेजते हुए ओनली और डिप्लोमेट, केवल एक डिप्लोमेट को एज एन ऑब्जर्वर, वो भी एक ऑब्जर्वर के तौर पे कि हाँ देखो आप जा करके कि क्या चीज़ें हो रही हैं, कुछ बोलने वोलने का नहीं, कुछ मतलब कुछ बोलने का कुछ भी सीन नहीं था वहाँ पे। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट की द US, ये जो देश है अमेरिका जो है, दैट हैज़ साइटेड टेंशन, जिसने हवाला दिया, मतलब उसने मेंशन किया कि हम इस वजह से नहीं है, तो जिन्होंने हवाला दिया उन टेंशन्स का, उन परेशानियों का, जो कि किसके साथ में है, साउथ अफ्रीका के साथ में है, उस चीज़ का हवाला दिया। और वो किस चीज़ को लेकर के टेंशन्स हैं, एलिज्ड डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के, कथित तौर पे जो भेदभाव किया जा रहा है अफ्रीका के अंदर, उसको लेकर के है। और ये किसके खिलाफ भेदभाव किया जा रहा है, वाइट माइनॉरिटी फार्मर्स, यानी अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर जो फार्मर्स हैं, जो कि वाइट कलर है ना, वाइट माइनॉरिटी हैं, जो कि माइनॉरिटी में है, कम संख्या में है, तो उनके खिलाफ जो कथित तौर पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है साउथ अफ्रीका में, तो उस चीज़ का हवाला देते हुए उन्होंने इस चीज़ को कहा कि हम इस चीज़ को बाइकआउट कर रहे हैं। हैज़ वॉकड, तो ये भी वॉक कर गए अवे फ्रॉम, यानी इस समिट से दूर हो गए, ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज़। और ये समिट किसकी है, सबसे बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ का है ना, आप देखोगे अगर पढ़ोगे इसके बारे में तो बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ इसके अंदर शामिल हैं। असाइड फ्रॉम द आयरनी, अगर हम इसके अलावा बात करें उस आयरनी से, उस विडम्बना से, जो कि है इस बाइकॉट का, जो कि किसके खिलाफ आया है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ आया है। वही साउथ अफ्रीका जिसने क्या किया, सफ़र किया, नहीं सहा अपार्थेड को, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, अंडर द अफ्रीकनर लेड रजीम, है ना, अफ्रीकनर की जब सरकार थी यहाँ पे, अफ्रीकैनर है ना, अफ्रीकनर लेड जब सरकार थी यहाँ पे, तो उस टाइम पे जो सफ़र किया साउथ अफ्रीका ने, तो द US डिसीजन ऑल्सो रेजेस, तो US का जो डिसीजन है, यानी इस आयरनी से अगर हम हट कर बात करें तो ये इसका जो ये फैसला है, ये भी क्या करता है, सवाल खड़े करता है किस चीज़ के ऊपर, ओवर इट्स कमिटमेंट, इसका जो कमिटमेंट है, जो वचनबद्धता है, जो वादा है, प्रॉमिस है, रिजोल्यूशन है, किस चीज़ को लेकर के, G20 को लेकर के, तो इस चीज़ के खिलाफ भी सवाल खड़ा करता है। इवन एज, वहीं दूसरी तरफ इट टेक्स ओवर इट्स प्रेसिडेंसी, यह लेने वाला है किस चीज़ को, इसकी प्रेसिडेंसी को फॉर 2060, है ना, मतलब 2026 के अंदर US के अंदर इसकी प्रेसिडेंसी होने वाली है। तो देखते हैं क्या होता है। द एब्सेंस ऑफ द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट इकॉनमी, जो एब्सेंस है, नामौजूदगी है, नामौजूदगी किसकी, इस लीडर की, जो कि है सबसे बड़े इकॉनमी का, US की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एंड द लैक ऑफ यूनिवर्सल क्रिटिसिज्म, और जो एक कमी है, लैक है किस चीज़ की, यूनिवर्सल क्रिटिसिज्म की, यानी हर दुनिया भर से आने वाले क्रिटिसिज्म की, ऑफ द डिसीजन, जो इस फैसले को लेकर के आना चाहिए था, उसकी जो कमी है। तो इन दोनों चीज़ों ने रन काउंटर टू द होप, ये इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, किसके साथ में, इस कॉन्फ्लिक्ट में, जो कि उम्मीद है, होप है, एंड साथ ही साथ जो हाइप है, हाइप का मतलब जो इंथुजियाज़म क्रिएट किया जाता है, जो एक्जरेशन या बढ़ा चढ़ा करके जो इस चीज़ के इस ग्रुपिंग के बारे में कहा जाता है, तो उसके बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट में आता है। और ये हाइप किसको लेकर के है, G20 को लेकर के है। फाइनली रिप्रेजेंटिंग, जो कि अंततः रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, अ मोर डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, एक और भी ज़्यादा लोकतांत्रिक वर्ल्ड ऑर्डर की, ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, अगर हम पिछले कुछ सालों के अंदर अगर हम देखें तो द स्पिरिट ऑफ उबुंटू, यानी जो स्पिरिट है, जो जोश है, किसको लेकर के, उबुंटू को लेकर के, या फिर इसका मतलब एक और भी होता है, शुरू में हमने बताया था आपको, ह्यूमैनिटी होता है इसका मतलब, पर साथ ही साथ इसका क्या मतलब होता है, आई एम बिकॉज वी आर, इसका मतलब ही क्या हुआ, मैं हूँ क्योंकि आप हो, हाँ, क्योंकि हम हैं, मतलब मेरा एग्जिस्टेंस तभी है क्योंकि हम हैं, है ना, अगर कोई नहीं रहेगा तो मैं रह के कुछ नहीं हूँ, ठीक है। तो जो स्पिरिट है, रेफर टू, जिसके तरफ इशारा किया गया, रेफर टू किया गया है दिस ईयर, इस साल के डिक्लेरेशन में भी, यानी ऑफिशियल स्टेटमेंट में भी जो निकल करके सामने आया है, मस्ट बी हीडेड, तो इसको ध्यान दिया जाना चाहिए, किसके द्वारा, बाय द
वेरी पावर्स, यानी उन शक्तियों के द्वारा दैट वुड सीक टू साइडलाइन, जो कि कोशिश करेंगी, जो कि कोशिश करती हैं साइडलाइन करने की इस ग्रुपिंग को टुडे, आज के टाइम पे जो इसको हटाने की कोशिश करते हैं बाइकआउट करके। यहाँ पे यूएस की बात कर रहा है, तो उनका होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान देना चाहिए इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो आई होप ये आर्टिकल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, दैट इज़ द क्वेश्चन पार्ट, कि हम आर्टिकल में आए हुए क्वेश्चंस को थोड़ा सा आरसी क्वेश्चंस को देख लेते हैं, सो दैट वी कैन चेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन, वाई, सॉरी यहाँ पे द नहीं है ना, वाई डज द आर्टिकल कॉल द यूएस बाइकआउट डैमेजिंग फॉर द समिट, यानी ये जो यूएस के द्वारा बाइकआउट किया गया है ये किस तरीके से समिट को डैमेज कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, ये आर्टिकल में क्यों कहा गया है। इसने डाइल्यूट कर दिया है, ख़राब कर दिया है इस मैसेज का, जो कि है कलेक्टिव यूनिटी का, यानी ये जो वर्ड आया था ना यहाँ पे उबुंटू, तो इसके मैसेज को पहली बात तो डाइल्यूट कर दिया है, ख़राब कर दिया है। द G20 वांटेड टू प्रोजेक्ट, जो G20 प्रोजेक्ट करना चाहता था, बिल्कुल हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इट कॉज्ड फाइनेंशियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिसरप्शन, नो। इट फोर्स द ऑर्गेनाइजर टू रीडिज़ाइन, नो। इट रिफ्लेक्टेड अ सडन शिफ्ट इन वाशिंगटन लॉन्ग टर्म ग्लोबल स्ट्रैटेजी, नो, है ना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसने उस कलेक्टिव यूनिटी के मैसेज को डाइल्यूट कर दिया है जो कि G20 दिखाना चाहता था, प्रोजेक्ट करना चाहता था। सेकंड, व्हाट आयरनी इज द आर्टिकल पॉइंट आउट, कौन सी विडंबना को यह आर्टिकल पॉइंट आउट करता है, यानी बताता है यूएस के डिसीजन को लेकर के। द AU, अफ्रीकन यूनियन, फेल्ड टू हाईलाइट अफ्रीकन इशूज डिस्पाइट होस्टिंग द इवेंट, नो, ये आंसर नहीं होगा, अफ्रीकन यूनियन की तो बात ही नहीं करी है। इंडिया कॉन्ट्राडिक्टेड सम ऑफ इट्स पोजीशंस टेकन इन अर्लियर G20 फोरम, नो। द यूएस वंस अ क्रिटिक ऑफ अपार्थाइड, यूएस जो कि एक बार क्रिटिक हुआ करता था, आलोचक हुआ करता था किस चीज़ का, इस अपार्थाइड का, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, इसने अवॉइड कर दिया समिट का, साइटिंग डिस्क्रिमिनेशन, हवाला देते हुए डिस्क्रिमिनेशन का। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, बिल्कुल यही रीज़न था, है ना, यही आयरनी की बात करी थी। हाउ इज़ द आइडिया ऑफ उबुंटू कनेक्टेड टू द G20 मीटिंग, G20 की मीटिंग किस तरीके से उबुंटू आइडिया से कनेक्टेड है। इट स्ट्रेसेस शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसने ये क्या करता है, जोर डालता है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे, विच द बाइकॉट अंडरमाइंड, जिसको ये बाइकॉट ने कमज़ोर बना दिया है। बिल्कुल हमारा क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो आई होप आपको ये आर्टिकल अच्छे से तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आएँ, ताकि आपकी इंगेजमेंट हो, है ना, मतलब आपकी इंगेजमेंट बढ़े इस क्लास में, आप उस क्वेश्चंस का आंसर करो, और ताकि हम थोड़ा सा एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकें। फॉर मोर यू कैन कनेक्ट अस हेयर, है ना, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है दैट इज़ एडिफाई इंग्लिश, वहाँ पे आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ यहीं पे हम आपको इस क्लास का PDF प्रोवाइड कर देते हैं, और साथ ही साथ हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा, क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल तो डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, एंड कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा दैट व्हाट आर यू फीलिंग अबाउट दिस क्लास। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।